हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीन मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे सैमसंग एक्सिनोस 2200, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर को। तीनों प्रोसेसर अपने अपने ब्रांड के फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं और मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर हैं। और 2022 की अगर हम बात करें तो इस साल में आपको कई सारे स्मार्टफोन इन प्रोसेसर्स पर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन तीनों प्रोसेसर को और देखते हैं कि यहाँ पर आपको तीनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। यहाँ पर सीपीयू, जीपीयू, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी गीकबेंच स्कोर सभी को मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बात करते हैं सबसे पहले लॉन्च डेट की। तो सैमसंग एक्सिनोस 2200 लॉन्च हुआ है जनवरी 11, 2022 को। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 लॉन्च हुआ है दिसंबर 26, 2021 को। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 हुआ है नवंबर 30, 2021 को। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो तीनों ही प्रोसेसर आसपास ही लॉन्च हुए हैं, 1-1.5 महीने के अंदर ही तीनों प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर इस मामले में इन दोनों प्रोसेसर को सेम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है एक्सिनोस 2200। आगे बढ़ते हुए बात करें फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो सैमसंग एक्सिनोस 2200 और 8 जनरेशन 1 दोनों सैमसंग की बनाई हुई 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं, जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 TSMC की बनाई हुई 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात करें यहाँ पर सीपीयू कोर और क्लॉक स्पीड के बारे में, तो तीनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर हैं, 64 बिट के आर्किटेक्चर पर आते हैं और 1+3+4 के रेशो में यहाँ पर कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सबसे पहले बात करें एक्सिनोस 2200 की, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कोर देखने को मिलती है कोर्टेक्स X2 और इसकी क्लॉक स्पीड है 2.70 गीगाहर्ट्ज तक। यहाँ पर पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग ने इसके बारे में बिल्कुल भी क्लियरली नहीं बताया है। कुछ दूसरे सोर्सेस से हमें पता चला है कि 2.70 गीगाहर्ट्ज तक इसकी क्लॉक स्पीड रखी गई है। बाकी की तीन आपको परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलती है जो कि है कोर्टेक्स A710 वाली, और इनकी क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज तक। और अगली 4 कोर आपको देखने को मिलती है एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, और ये है कोर्टेक्स A510 और इनकी क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज तक। डायमेंसिटी 9000 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम रखा गया है 1+3+4 के रेशो में। यहाँ पर आपको प्राइम कोर की क्लॉक स्पीड मिलती है 3.05 गीगाहर्ट्ज तक, परफॉर्मेंस कोर की क्लॉक स्पीड मिलती है 2.85 गीगाहर्ट्ज तक, और एफिशिएंसी वाली कोर्स की क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 गीगाहर्ट्ज तक। और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइम कोर है उसकी क्लॉक स्पीड है ऑलमोस्ट 3 गीगाहर्ट्ज तक, और नेक्स्ट 3 परफॉर्मेंस कोर की क्लॉक स्पीड है 2.5 गीगाहर्ट्ज तक, और एफिशिएंसी कोर की क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज तक। अब यहाँ पर दोस्तों सीपीयू के अंदर कोर्स तीनों के अंदर सेम देखने को मिलती है, जो आर्किटेक्चर है वो तीनों के अंदर सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 9000 के अंदर क्लॉक स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है परफॉर्मेंस और प्राइम कोर की। उसके बाद में आपको 8 जनरेशन 1 के अंदर क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, और सबसे कम क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलती है एक्सिनोस 2200 के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ऑन पेपर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस होनी चाहिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 की, उसके बाद में 8 जनरेशन 1 और उसके बाद में 2200। अब यहाँ पर दोस्तों अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जब हम आखिरी में स्कोर की बात करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जीपीयू के बारे में, तो यहाँ पर सैमसंग के अंदर देखने को मिलता है सैमसंग प्लस AMD का बनाया हुआ Eclipse 920 जीपीयू, और ये AMD RDNA 2 आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। इससे पहले ये गेमिंग कंसोल वगैरह, जो पीसी वगैरह, लैपटॉप वगैरह के अंदर आता था। डायमेंसिटी 9000 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ARM Mali G710 MP10 जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि एक 10 कोर जीपीयू है, और ये वर्क करता है 850 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम Adreno 730 जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि वर्क करता है 800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। अब दोस्तों यहाँ पर सीपीयू स्ट्रक्चर तीनों का सेम है, लेकिन जीपीयू तीनों में ही आपको यूनिक और अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ऑन पेपर भी हम ये नहीं बता सकते कि तीनों में से कौन सा जीपीयू ज्यादा पावरफुल होगा, तो यहाँ पर मैं आपको जीपीयू का स्पेशल स्कोर बताने वाला हूँ आगे, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा जीपीयू ज्यादा पावरफुल है। नेटवर्क मॉडेम एंड स्पीड की बात करें तो यहाँ पर एक्सिनोस 2200 के अंदर सैमसंग का ही 5G मॉडेम यूज किया गया है, जो कि मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर पीक डाउनलोड स्पीड मिलती है 5G नेटवर्क पर 7.35 Gbps तक की, और पीक अपलोड स्पीड मिलती है 5G नेटवर्क पर 3.67 Gbps तक की। डायमेंसिटी 9000 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर 3GPP रिलीज 16 मॉडेम का यूज किया गया है, जो कि मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको पीक डाउनलोड स्पीड मिलती है 7 Gbps तक की, और पीक अपलोड स्पीड के बारे में नहीं बताया गया है। और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का ही X65 RF सिस्टम यूज में लिया गया है,
जो कि मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको पीक डाउनलोड स्पीड मिलती है 10 Gbps तक की और पीक अपलोड स्पीड मिलती है 3 Gbps तक की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर नेटवर्क मॉडेम के अंदर हम स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड मिल रही है आपको 8 जनरेशन 1 में, उसके बाद मिल रही है Exynos 2200 में और तीसरे नंबर पर है Dimensity 9000। अब ये लैब टेस्टेड स्पीड है, रियल लाइफ में आपको इतनी स्पीड तो कभी भी नहीं मिलने वाली। रैम सपोर्ट की हम बात करें तो तीनों ही प्रोसेसर क्वाड चैनल 16 बीट रैम को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर Exynos 2200 के अंदर आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी 3200 मेगाहर्ट्ज तक की और यहाँ पर ये प्रोसेसर 24 GB तक की रैम को यूज कर सकता है और मेमोरी बैंडविड्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है 51.2 GB पर सेकंड की। Dimensity 9000 के अंदर आपको देखने को मिलती है LPDDR5X रैम जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रह सकती है 3750 मेगाहर्ट्ज तक की। यहाँ पर कितनी रैम को ये यूज कर सकता है ये नहीं बताया है, लेकिन मेमोरी बैंडविड्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है 60 GB पर सेकंड की। और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 3200 मेगाहर्ट्ज तक की और यहाँ पर ये प्रोसेसर 16 GB तक की रैम का यूज कर सकता है और मेमोरी बैंडविड्थ मिलती है 51.2 GB पर सेकंड की। यहाँ पर रैम सपोर्ट के मामले में Dimensity 9000 आगे है क्योंकि यहाँ पर LPDDR5X रैम का सपोर्ट है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो तीनों ही UFS 3.1 स्टोरेज तक को सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले सपोर्ट की हम बात करें तो Exynos 2200 के अंदर 4K डिस्प्ले का यूज किया जा सकता है 120 हर्ट्ज पर, क्वाड HD डिस्प्ले का यूज किया जा सकता है 144 हर्ट्ज तक। और Dimensity 9000 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड HD डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है 144 हर्ट्ज पर और फुल HD डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है 180 हर्ट्ज पर। और 8 जनरेशन 1 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर 4K डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है 60 हर्ट्ज पर और क्वाड HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है 144 हर्ट्ज पर। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में Exynos 2200 सबसे आगे है, ये 4K डिस्प्ले पर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे सकता है और फुल HD डिस्प्ले के अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9000 के अंदर और लेकिन यहाँ पर आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। तो डिस्प्ले के मामले में नंबर 1 2200, नंबर दूसरे पर रहेगा Dimensity 9000 और तीसरे पर रहेगा 8 जनरेशन 1। कैमरा ISP की हम बात करें तो सैमसंग के अंदर डुअल ISP का यूज किया गया है जहां पर 64+36 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा का सपोर्ट है 30 फ्रेम पर सेकंड पर, सिंगल कैमरा का सपोर्ट है 108 मेगापिक्सल तक 30 फ्रेम पर सेकंड पर और ये प्रोसेसर मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल की इमेज को कैप्चर कर सकता है। Dimensity 9000 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 18 बीट ट्रिपल ISP का सपोर्ट देखने को मिलता है जहां पर सिंगल कैमरा का सपोर्ट है 320 मेगापिक्सल तक 30 फ्रेम पर सेकंड पर और ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का 30 फ्रेम पर सेकंड पर। डुअल कैमरा में क्या सपोर्ट करता है ये यहाँ पर ब्रांड ने नहीं बताया है। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 18 बीट ट्रिपल ISP का सपोर्ट मिलता है जहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिलता है 36 मेगापिक्सल का 30 फ्रेम पर सेकंड पर, डुअल कैमरा का सपोर्ट है 64+36 मेगापिक्सल का 30 फ्रेम पर सेकंड पर और सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है 108 मेगापिक्सल का 30 फ्रेम पर सेकंड पर और तीनों ही तरह के कैमरा पर आपको मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन और जीरो शटर लेग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये प्रोसेसर कैपेबल है मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल की इमेज को कैप्चर करने के लिए। अब ये तो सब ठीक है, यहाँ पर सैमसंग आपने काफी बड़े बड़े लगा दिए, लेकिन यहाँ पर मेन चीज डिपेंड करती है कि जो इमेज प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग स्पीड की हम बात करें तो Exynos 2200 के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने गीगापिक्सल तक की इमेज को यहाँ पर प्रोसेस करने की स्पीड है। Dimensity 9000 की हम बात करें तो ये 9 गीगापिक्सल पर सेकंड को प्रोसेस कर सकता है और Exynos 8 जनरेशन 1 की हम बात करें तो ये 3.2 गीगापिक्सल पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। तो इस मामले में दोस्तों यहाँ पर अगर हम इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो Dimensity 9000 के साथ में जो कैमरा सिस्टम यूज किया जाएगा उसके अंदर ज्यादा बेटर रहने वाली है। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर की और यहां से आपको पता चलेगा कि तीनों प्रोसेसर में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीपीयू स्कोर की। यहां पर जीपीयू आपने देखा कि तीनों में ही अलग अलग ब्रांड का और अलग अलग टाइप का जीपीयू यूज किया गया है, सीपीयू भले ही तीनों का सेम है। तो यहां पर Exynos 2200 के अंदर जो जीपीयू लगा है Eclipse 920 उसका Antutu जीपीयू स्कोर आता है 3,70,000 के आसपास और Dimensity 9000 के अंदर जो ARM Mali G710 जीपीयू लगा हुआ है उसका Antutu स्कोर आता है 3,93,000 के आसपास और जो Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 1 के अंदर Adreno 730 जीपीयू लगा हुआ है उसका Antutu स्कोर आता है 4,47,000 के अराउंड। यानी यहाँ पर दोस्तों अगर हम Antutu जीपीयू स्कोर को देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल जीपीयू है Adreno 730 जो कि 8 जनरेशन 1 में लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर है Dimensity 9000 के अंदर जो ARM Mali जीपीयू और तीसरे नंबर पर है सैमसंग का Eclipse जीपीयू जो कि AMD और सैमसंग ने मिलकर बनाया है। अब यहाँ पर सैमसंग का प्लान तो काफी बड़ा था और वादे भी बड़े बड़े किए थे कि ये जीपीयू फाड़ के रख देगा, ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि कोई और नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ पर जीपीयू स्कोर बहुत ही कम आ रहा है। जीपीयू के मामले में नंबर 1 8 जनरेशन 1, नंबर 2
9000 और नंबर 3 2200। AnTuTu V9 स्कोर की हम बात करें तो यहाँ पर Exynos 2200 स्कोर करता है 9,65,000 के अराउंड, Dimensity 9000 स्कोर करता है 10,17,000 के अराउंड और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 स्कोर करता है 10,32,000 के अराउंड। तो यहाँ पर दोस्तों AnTuTu स्कोर भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के अंदर। दूसरे नंबर पर है Dimensity 9000 और तीसरे नंबर पर है Exynos 2200। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज को नोटिस करेंगे तो Dimensity 9000 और 8 जनरेशन 1 के अंदर जो स्कोर का गैप है वो ज्यादा नहीं है, अराउंड 15-17 हजार पॉइंट्स का ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे Exynos 2200 से अगर इन दोनों प्रोसेसर को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लगभग 50,000 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस मामले में दोस्तों Exynos 2200 काफी पीछे रह जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें Geekbench स्कोर की, यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर की हम बात करें तो Exynos 2200 स्कोर करता है सिंगल कोर के अंदर 1108 और मल्टी कोर के अंदर 3516। Dimensity 9000 स्कोर करता है सिंगल कोर के अंदर 1261 और मल्टी कोर के अंदर 4303 और 8 जनरेशन 1 स्कोर करता है सिंगल कोर के अंदर 1227 और मल्टी कोर के अंदर 3803। यहाँ पर आप देखेंगे कि Dimensity 9000 का स्कोर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसका एकमात्र रीजन है जो CPU के अंदर प्राइम कोर और परफॉर्मेंस कोर की क्लॉक स्पीड है वो 8 जनरेशन 1 से ज्यादा रखी गई है। इस वजह से यहाँ पर मल्टी कोर और सिंगल कोर परफॉर्मेंस के अंदर इसका स्कोर ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर है 8 जनरेशन 1 और तीसरे नंबर पर है Exynos 2200। तो अब बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन की। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि तीनों प्रोसेसर एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम CPU के अंदर बात करें तो सबसे पावरफुल आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9000, फिर आपको मिलता है Snapdragon 8 जनरेशन 1 और तीसरे नंबर पर आता है Exynos 2200। और GPU की हम बात करें तो GPU में यहाँ पर आता है Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 1 फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आता है MediaTek Dimensity 9000 और थर्ड नंबर पर आता है Exynos 2200। और यहाँ पर हम GFX बेंच H-Tech Ruin GPU टेस्ट की हम बात करें, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 ने बाजी मारी है 1440 पिक्सल पर 43 फ्रेम पर सेकंड पर इसने यहाँ पर टेस्ट को कंप्लीट किया है। और इसके अलावा इस MediaTek Dimensity 9000 को हम देखें तो ये भी 42 फ्रेम के आसपास रहा, यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस दोनों की सिमिलर देखने को मिली GFX बेंच के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो MediaTek Dimensity 9000 है उसने 8.2 वॉट की पावर को कंज्यूम किया है और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 की हम बात करें तो उसने 11.2 वॉट पावर कंजप्शन किया है, यानी कि यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 है वो बहुत ज्यादा पावर को यूज कर रहा है और इसी वजह से दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट भी हो रहा है। यहाँ पर MediaTek Dimensity 9000 की हम बात करें तो ये प्रोसेसर इतना ज्यादा हीट नहीं हो रहा। MediaTek के अंदर पहले हीटिंग की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब यहाँ पर Dimensity सीरीज के अंदर हम बात करें तो हीटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल कम हो चुकी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुकी है। अब हालांकि 8 जनरेशन 1 के अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी ये सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आता है MediaTek Dimensity 9000 और तीसरे नंबर पर आता है Samsung Exynos 2200। अब यहाँ पर Samsung ने AMD के साथ में मिलकर के एक नए स्ट्रक्चर वाला GPU तो बनाया है, लेकिन फिर भी वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे जितने की आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के अंदर या MediaTek Dimensity 9000 के अंदर देखने को मिल रही हैं। अभी इन प्रोसेसर्स के साथ में ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट में नहीं आए हैं। जैसे जैसे इन प्रोसेसर के साथ में स्मार्टफोन मार्केट में आते जाएंगे और डेटा हमारे सामने आता जाएगा और फिर मैं थोड़े दिन बाद आपको फिर से एक प्रॉपर वीडियो बना करके बताऊंगा कि अब इन तीनों में से तीनों प्रोसेसर की क्या कंडीशन है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।